हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ साइकोलॉजी का अगला चैप्टर लेकर और वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितने टॉपिक्स जो हैं हमारे सिलेबस में इसके दिए गए हैं। तो टॉपिक इसमें जो इंक्लूडेड है वो क्या है? टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड सोसाइटी, IPR, interpersonal relationship, survival strategy, application of soft skill, workplace and in society, यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हैं और हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं। ठीक है, तो जब बात आती है सॉफ्ट स्किल की तो उसके साथ साथ आता है हार्ड स्किल। तो हार्ड स्किल जो होता है उसको हम कैसे समझते हैं? उसको हम समझते हैं जो हमारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, हार्ड स्किल में जैसे कि हो गया हमारे कंप्यूटर में, हो गया किसी को कंप्यूटर में नॉलेज है, ठीक है, उसकी स्किल है, तो वो उसका हो गया हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल का क्या मतलब है? सॉफ्ट स्किल का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल का क्या जो होता है इंटरनल स्किल है, क्या उसकी जो होती है एक कॉग्निटिव एबिलिटी है, कैसा उसका थिंकिंग है, कैसी उसकी जो होता है पर्सनल एटीट्यूड होता है, एट्रीब्यूट होता है, वो सब कैसी है। तो ये हमारे सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल रिफर्स टू द पर्सनल एट्रीब्यूट, सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो हैं ये क्या बता रहे हैं? ये सॉफ्ट स्किल को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि ये फैक्टर जो होते हैं वो रिलेटेड है सॉफ्ट स्किल से। दैट इनेबल ए पर्सन टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विथ अदर्स। मतलब ये सारे फैक्टर जो होते हैं किसी भी पर्सन को वो एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो दूसरों से क्या करे, इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, सॉफ्ट स्किल आर द कंबाइनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, एंड इंट्रापर्सनल क्वालिटीज। मतलब ये है इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब कितना अच्छा वो दूसरों से जो होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकता है। और इंट्रापर्सनल मतलब वो खुद को लेकर कितना अवेयर है, खुद के थॉट प्रोसेस, खुद के इमोशंस, खुद की एबिलिटीज के बारे में, ठीक है, और खुद के वीकनेस के बारे में। दैट शेप ए पर्सन पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनल सक्सेस, जो कि किसी भी पर्सन के जो होते हैं वो पर्सनैलिटी को क्या करेगी, एक शेप प्रोवाइड करती है और वो प्रोफेशनल लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकता है, इन सारे एट्रीब्यूट्स पे, इन सारे जो होते हैं फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। और वो क्या है? हमारे सॉफ्ट स्किल है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है सॉफ्ट स्किल की? ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल जो होती है, soft skill are the interpersonal qualities and personal attributes that one possesses। ठीक है, ये डेफिनेशन जो दिया गया था ये हैकमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हैकमैन एंड कोट्स के द्वारा 2012 में। इन्होंने क्या बताया था कि सॉफ्ट स्किल जो है वो क्या है, वो इंटरपर्सनल क्वालिटी और पर्सनल एट्रीब्यूट है। ठीक है, किसी भी ह्यूमन का, ठीक, किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, जिसके द्वारा जो होता है, जो ये क्वालिटी जो होती है किसी भी जो होता है पर्सन या इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो अपने लाइफ में जो होता है वो प्रोडक्टिवली जो होता है वर्क करता है। ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग था। और अकॉर्डिंग टू द शर्मा एंड शर्मा 2010 इन्होंने क्या बताया है सॉफ्ट स्किल के बारे में? सॉफ्ट स्किल आर द intangible behavior trait that enhance or enrose, ठीक है, enrose knowledge और skill in the workplace। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो होते हैं सॉफ्ट स्किल जो होते हैं किसी भी इंसान के अंदर जो होते हैं वो जो होते हैं छिपे हुए बिहेवियर होते हैं, ठीक है, इंटेलिजिबल बिहेवियर होते हैं, दैट इनहेंस जो होते हैं, जो नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, स्किल को बढ़ाते हैं उनके वर्क प्लेस में। इन्होंने इस तरीके से जो होता है वो सॉफ्ट स्किल को डिफाइन किया है। ठीक है, अब आ गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग है सॉफ्ट स्किल का, सॉफ्ट स्किल आर पर्सनल, सोशल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज। किसी भी पर्सन का जो पर्सनल एबिलिटी है, ठीक है, सोशल एबिलिटी, कितना अच्छा जो होता है वो सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज, ठीक, दैट इनेबल ए इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विथ अदर्स। मतलब मीनिंग वही है कि कितना अच्छा जो होता है वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और अपने वर्क लाइफ में हो गया या पर्सनल लाइफ में हो गया उसमें बैलेंस कर सकता है। ये बेसिक मीनिंग है सॉफ्ट स्किल का। ठीक है,
ये वो एबिलिटीज होती हैं। ठीक, अब इसमें जो होता है हम साइकोलॉजिकल बेसिस पे समझते हैं कि क्या मीनिंग है जो होता है, क्या कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट स्किल का। तो इन साइकोलॉजी सॉफ्ट स्किल आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, जो होता है पार्ट ऑफ पर्सनालिटी समझा जाता है इसे, डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, बेसिकली ये रिलेटेड है किससे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से और इमोशनल इंटेलिजेंस से। और ये जो बताया था किन्होंने, ये हमारे बताया था गोलमैन, 1995 में गोलमैन ने बताया था। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट ए पर्सन्स एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल एडॉप्टेबिलिटीज। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल एबिलिटी है, ठीक है, बेसिकली ये दो फैक्टर जो है ये हमारा पूरे साइकोलॉजिकल बेसिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी जो होता है आंसर लिखें तो की पॉइंट्स को जरूर लिखें। ठीक है, नेचर ऑफ सॉफ्ट स्किल, कॉन्सेप्ट में ही हम समझते हैं नेचर क्या है। ठीक है, नेचर में आएगा दे आर नॉन टेक्निकल इन नेचर, मतलब क्या है, सॉफ्ट स्किल ये टेक्निकल नहीं है, इनमें किसी भी तरीके की मशीनरी का यूज नहीं किया जा रहा है, ये किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसकी पर्सनल क्वालिटी है। ठीक, दीज स्किल आर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, ये स्किल्स क्या हैं, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज है रादर देन एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब बता रहा है, किसी भी इंसान का बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी मतलब उसकी एक इंटरनल कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, रादर देन अचीवमेंट, अचीवमेंट तो उसका एक हो सकता है कि उसका एक आउटकम हो। ठीक है, आउटकम अलग होता है। ठीक है, और ये उसकी कैपेसिटी अलग होती है। ठीक, दे कैन बी लर्न, प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, मतलब इनको जो होता है थ्रू आउट जो प्रोसेस जो भी आपका चलता है लर्निंग का, उसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हैं। प्रैक्टिस, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको इफिकेसी इसमें डेवलप होगा, उतना ज़्यादा जो होता है आपका सॉफ्ट जो भी जो होता है सॉफ्ट स्किल है वो शार्प होता जाएगा, इफेक्टिव होता जाएगा। ठीक है, और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब इसमें जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमियां, उनको आइडेंटिफाई करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नेचर हो गया। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन नर्सिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव लिसनिंग बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड क्या बोलते हैं इंटरएक्टिव स्किल, ये जो जितने भी आपको ये स्किल्स बताई गई हैं, जितनी भी ये क्वालिटीज बताई गई है, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज क्या है, नर्स के लिए। ठीक है, नर्सिंग फील्ड में किसी भी नर्स के लिए, किसी भी नर्स के लिए ये उसके सॉफ्ट स्किल के, ठीक है, क्वालिटीज हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल जो होता है नर्सेस के पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी वो एक अच्छी नर्स बनेंगी। ठीक, टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, कितने टाइप्स हैं इसके। ठीक है, तो टाइप इसमें बताए गए हैं। विजुअल स्किल, ठीक है, बेसिकली ये जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस बताया गया है इन दोनों को, कि कैसे जो होता है देखने और सुनने के अकॉर्डिंग जो होता है सॉफ्ट स्किल डेवलप होता है। ठीक है, तो विजुअल स्किल में क्या आता है, ठीक है, विजुअल स्किल में आएगा हमारा साइकोलॉजिकल फोकस में परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, विजुअल मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखा आपने तो उसका जो होता है ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन गया उसका क्या परसेप्शन बन रहा है। ठीक है, आपने देखा तो देख के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल आपके पास आई वो क्या है, आपका विजुअल स्किल से ही आ रही है। ठीक है, विजुअल से आ रही है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन को कैसे उसको एनालाइज करके इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके विजुअल स्किल्स में आ रही हैं। ठीक, की एबिलिटीज इसमें क्या आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशन की एंड विजुअल रीजनिंग की। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप ये जो होता है क्वालिटीज, ठीक है, अगर आप विजुअल स्किल जो होता है सॉफ्ट स्किल डेवलप कर पा रहे हो तो आपके पास ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी आएगी, आप देख के चीज़ों को जो होता है वो ऑब्जर्व कर लोगे, एनालाइज कर लोगे, एंड विजुअल रीजनिंग, उनके जो होते हैं इंपॉर्टेंस, उनके जो होते हैं कितना जो होता है उनमें इफेक्टिव चीज़ें हैं, कितनी जो होती हैं बेकार चीज़ें हैं, उनको रिफाइन कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जो होते हैं ये विजुअल स्किल की हेल्प से। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है, तो आइडेंटिफाइंग पेशेंट्स नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं पेशेंट के, तो हम उसके नॉन वर्बल क्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑरल स्किल्स में
जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इसका, अटेंशन, मेमोरी और कंप्रिहेंशन। बेसिकली ये 3 फैक्टर जो हैं, ठीक है, 3 फैक्टर, साइकोलॉजिकल फोकस, ऑरल स्किल्स में ये 3 फैक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है, इन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, अब इससे क्या एबिलिटीज आती है, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी की। ठीक है, हम जितना अच्छा चीज़ों पे अटेंशन देंगे, जितना अच्छा जो होता है फोकस करेंगे, उतना अच्छा हमारे पास मेमोरी होगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, उसकी डीपनेस, उसकी डेप्थ को हम समझेंगे। ठीक, और इससे क्या एबिलिटी आएगी, एक्टिव लिसनिंग की। ठीक है, एम्पैथी की, जितना अच्छा एक्टिव लिसनिंग होगा, जितनी अच्छी एम्पैथी होगी, उतना अच्छा इफेक्टिव पेशेंट केयर एक नर्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, इसका क्या यूज होगा, लिसनिंग टू पेशेंट कंसर्न, जो भी उसका कंसर्न है उसको कितने अच्छे से वो सुनेगी। ठीक, नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ये तीसरा टाइप है हमारा सॉफ्ट स्किल का। इसमें क्या है, एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, जो होता है दो लोगों के बीच में स्टेब्लिश होने वाला एक जो होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें लोग अपने जो होते हैं एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, अपने ओपिनियंस जो होते हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन यही है। ठीक है, उसमें क्या कर आ रहा है, इसमें एक्सप्रेशन, अपने थॉट एंड अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और लोगों से इफेक्टिवली जो होता है रिलेशनशिप बिल्डअप करना और इंटरेक्ट करना। ठीक है, अब इससे जो होता है क्या जो होता है एबिलिटीज़ वो गेन होंगी। ठीक है, इससे एबिलिटीज़ आएंगी स्पीकिंग की, ठीक है, राइटिंग की एंड नॉन वर्बल क्यूज की, अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, तो ये एबिलिटीज आएंगी। इसका यूज क्या होगा, एजुकेटिंग पेशेंट, ठीक है, एजुकेट करने में, एजुकेटिंग पेशेंट और टीम कोलैबोरेशन। ठीक है, तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, आप एक नर्स, ठीक है, कोई भी इंसान या फिर एक नर्स उतनी अच्छी एजुकेटर होगी और उतना अच्छा जो होता है वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगी और एक अच्छा हेल्दी जो होता है थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाएगी पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइप हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 टाइप। अगला जो हमारा टाइप है, ठीक है, अगला जो वो हमारा मेन बेसिस पे था, ये हमारे कुछ अदर बेसिस पे बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें आएगा हमारा इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल लेवल पे क्या है, इंटरपर्सनल लेवल का स्किल जो है कि कितना अच्छा जो होता है हम एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक इंटरपर्सनल लेवल का एम्पावरमेंट मान लेते हैं। ठीक है, कितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन है, कितना अच्छा हमारा स्किल डेवलप है इस एरिया में। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है हमारा सॉफ्ट स्किल। इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सॉरी ये इंट्रापर्सनल है। ठीक है, ये इंट्रापर्सनल है। इंट्रापर्सनल बेसिकली रिलेटेड होता है खुद से। ठीक है, आप खुद के लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे कितना अच्छा जो होता है खुद को समझते हैं और खुद के चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अब इसके लिए जो होता है क्या होनी चाहिए क्वालिटीज़। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिए गए, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटीज़, सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटीज़, अगर ये सारे हैं तो आपके पास इंट्रापर्सनल की सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल में हमारा कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। ठीक, इंटरपर्सनल में मैंने पहले बताया था कि कैसे जो होता है हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कितना अच्छा हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो होता है मेंटेन कर सकते हैं जिसमें टीम वर्क किया जा सके, और कितनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हम जो होता है एक दिखा सकते हैं अपना। ठीक है, ताकि एक आपका अच्छा जो होता है रैपोर्ट बिल्डअप हो और कम्युनिकेशन बिल्डअप हो लोगों के साथ। ठीक है, तो ये इंटरपर्सनल जो होता है सॉफ्ट स्किल डेवलप करता है। एंड कॉग्निटिव जो हो गया, कॉग्निटिव क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो ये 3 क्वालिटीज जब किसी भी पर्सन में डेवलप होंगी तो उसके पास कॉग्निटिव टाइप की जो होती है सॉफ्ट स्किल वो डेवलप होगी। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में ये है कि इंटीग्रिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और वर्क एथिक्स, ये जो क्वालिटीज़ हैं जितनी अच्छी होंगी किसी भी पर्सन में, ठीक है, उतना अच्छा उसमें प्रोफेशनल एथिक्स होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि उसके पास वो स्किल है कि वो किसी भी जॉब एरिया में, किसी भी प्रोफेशनल एरिया में अपने आप को जो है वो इफेक्टिवली जो होता है इन्वॉल्व कर सकता है और एक प्रोडक्टिव जो होता है वर्क अपना दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अदर टाइप्स हो गए सॉफ्ट स्किल के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो गया द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा
ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, क्या कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट मतलब बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन दैट परमिट इंडिविजुअल टू स्टेब्लिश मेंटेन एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप विद अदर। मतलब यही है कि कितना अच्छा वो इंटरेक्ट कर सकता है ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके। इट इज ए ब्रॉड सॉफ्ट स्किल कैटेगरी, मतलब क्या है, एक ब्रॉड है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल का जो ये टाइप है ये ब्रॉड टाइप है। ठीक है, ब्रॉड टाइप है, ब्रॉड टाइप है। द वर्ड कम्युनिकेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम कम्युनिस, एक ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड। कभी कभी ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ये ग्रीक वर्ड कम्युनिस्ट से लिया गया है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है टू मेक कॉमन। ठीक है, जिसका मीनिंग है टू मेक कॉमन। तो ये ब्रॉड सॉफ्ट स्किल होता है, मतलब ये जो होता है एक बेसिक जो होता है सॉफ्ट स्किल है जो कि किसी भी ह्यूमंस में होने ही होने चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये ब्रॉड टाइप का होता है। एंड कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग और इम्प्रेशंस। ठीक है, इन ए वे दैट ईच गेन ए common understanding of the meaning, इंटेंट एंड यूज ऑफ द मैसेज। ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन को ये बता रहा है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लोग जो होते हैं अपने आइडियाज, फैक्ट्स जो होते हैं, अपने फीलिंग्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये इसका कम्युनिकेशन का मीनिंग है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है ये बेसिकली इस जो होता है, बेसिकली हम इससे फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या कौन सा है, सेंडर वो पर्सन है। ठीक है, सेंडर वो पर्सन है। ठीक है, सेंडर वो पर्सन है जिसके द्वारा मैसेज जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा, ठीक है, इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग का क्या मतलब है कि जो सेंडर है जो भी उसे मैसेज देना है वो क्या करेगा, उसको तैयार करेगा कि हाँ मुझे ये बोलना है। तो उसका एक मान लीजिए कि स्क्रिप्ट फॉर्मेशन, ठीक है, उसको तैयार करना, कलेक्ट करना कि हाँ मुझे ये मैसेज देना है, तो वो हो गया हमारा इनकोडिंग। ठीक है, फिर इनकोडिंग के बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है मैसेज, ये जो हमारा मैसेज है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है चैनल। ठीक, तो जो भी मैसेज आपने बनाया, ठीक है, अब उसको किसी चैनल के थ्रू भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चैनल, ठीक है, वो मीडियम, चैनल हमारा मीडियम होता है। ठीक है, चैनल हमारा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये हमारा जाता है किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर वो पर्सन है, ठीक है, जिसके पास हमें एक्चुअल में मैसेज भेजना था। ठीक है, तो इसके पास मैसेज अगर पहुंच गया तब अब ये क्या करेगा, अब ये इसको डिकोड करेगा। ठीक है, अब ये इसको डिकोड करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, हाँ एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके मीनिंग को समझेगा। ठीक, अब डिकोडिंग आ गई, इसने डिकोड कर लिया, तो अब क्या होगा, अब ये फीडबैक देगा। ठीक है, अब ये उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देगा। ठीक, तो ये जो होता है हमारा पूरा जो होता है एक प्रोसेस होता है। चैनल जो होता है हमारा, इसको फॉर एग्जांपल एक बताया गया है हमारा यहाँ पे नॉइज, मतलब जो हो गया हमारा नॉइज हो गया, हियर हो गया, जो भी मीडियम हम सुनते हैं। ठीक है, ऑरल मीडियम हो गया हमारा ऑडियो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसके थ्रू ऐसे पूरा साइकिल चलता है और इसके थ्रू जो होता है कोई भी पर्सन कम्युनिकेट करता है। ठीक, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इसको जो होता है वो बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहला फैक्टर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बताया गया है, नंबर पे। ठीक है, तो कितने जो होते हैं लोग इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, उसके बेसिस पे है हमारा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, ठीक है, खुद से कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से कम्युनिकेशन। ठीक है, और क्या ट्रांसपर्सनल, ठीक है, हमारा जो होता है ट्रांसपर्सनल पे हमारा हो गया क्या बोलते हैं, जो हमारे अबव द जो होता है ह्यूमन लेवल, जैसे कि भगवान से बातें करना या किसी और से बातें करना। ठीक है,
और उसके बाद आ गया स्मॉल ग्रुप, किसी जो होते हैं स्मॉल ग्रुप से कोई 2-3 लोग हो गए, ठीक है, कोई स्मॉल ग्रुप हो गया उनसे। और पब्लिक लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जो कम्युनिकेशन किए जाते हैं, ठीक है, तो ये इस लेवल पे आ गया। ठीक है, की पॉइंट्स इसके क्या है, इसका मेन जो फोकस करने वाला है, ठीक है, इसमें जो होता है इंटरपर्सनल सेल्फ टॉक होता है, ग्रुप इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरपर्सनल पे सेल्फ टॉक होता है, और जो हमारे जो होते हैं इंटरपर्सनल पे ग्रुप होता है, और पब्लिक पे भी हम क्या होते हैं ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, और इसमें जो होता है स्मॉल ग्रुप में भी हम ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा की पॉइंट्स हो गए इसके। ठीक है, बेस्ड ऑन मोड, अकॉर्डिंग टू द मोड जो होते हैं, इसमें क्या डिवाइडेड है, वर्बल, नॉन वर्बल, सिंबॉलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसमें टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, किस बेसिस पे, कौन से मीडियम से हम बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम थ्रू जेस्टर, थ्रू पॉस्चर, ठीक है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में आ गया हमारा सिंबॉलिक, किसी सिंबल से, ठीक है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, हम जो होते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें की पॉइंट्स जो इसमें दिए गए हैं, स्पोकन, जेस्टर, ड्राइंग एंड डिजिटल, तो ये इसके अंदर जो होते हैं ये की पॉइंट्स आते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के बेस्ड पे क्या है, पर्पस के बेस्ड में इसमें डिवाइड किया गया है टाइप में, थेरेप्यूटिक, नॉन थेरेप्यूटिक। मतलब क्या है कि जो हमारे जो होते हैं क्लिनिकल सेटिंग में हमारे नर्सेज जो कम्युनिकेशन बिल्डअप करती हैं पेशेंट के साथ, ठीक है, वो थेरेप्यूटिक टाइप का होता है। इसका पर्पस ये होता है कि क्या, पेशेंट को जो होता है केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक होता है, और नॉन थेरेप्यूटिक होता है। नॉन थेरेप्यूटिक का ये है कि उसका कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी जो होता है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है ट्रीटमेंट से, इसका बस एक फॉर्मल जो होता है कम्युनिकेशन डेवलप किया गया है। ठीक है, इसमें आ गया हीलिंग वर्सेस बैरियर। ठीक है, की एस्पेक्ट होता है इसमें डाला गया हीलिंग वर्सेस बैरियर। मतलब क्या है, बैरियर इसमें आ सकता है कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का अगर जो होता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप प्रॉपर बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर जो होते हैं, नर्सिंग बैरियर जो होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, ये इतना डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन फ्लो, बेस्ड ऑन फ्लो पे कैसे दिया है, वन वे एंड टू वे। ठीक है, वन वे जैसे कि हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं लेक्चर हॉल में, ठीक है, टीचर जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली जो है पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट्स जो होते हैं चुपचाप उसे सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन मैं भी बोल रही हूँ और आप भी अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन में कोई फीडबैक नहीं होगा, वर्सेस क्या होगा, इंटरैक्टिव, और टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, वो इंटरैक्टिव होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टाइल, किस टाइप का स्टाइल यूज कर रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दो टाइप में डिवाइड किया गया। फॉर्मल क्या है, फॉर्मल में ये है कि आप जो होते हैं एक जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो एक प्रोफेशनल लेवल पे मेंटेन होना चाहिए, उस टाइप का कम्युनिकेशन है रिलेटेड टू द, ठीक है, जॉब, रिलेटेड टू द एंड करियर, एनीथिंग। ठीक है, एक फॉर्मल रिलेशनशिप बिल्डअप करना। और इनफॉर्मल जो होता है, इनफॉर्मल टाइप का जो कम्युनिकेशन जो बिल्डअप होता है बेसिकली फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, अपने क्लोज्ड वन के बीच में जो रिलेशनशिप जो कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है वो हमारा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इसमें जो होता है की पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर्ड एंड कैजुअल, मतलब क्या है, जो हमारा फॉर्मल है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ों को क्या होता है फॉलो करता है, और जो इनफॉर्मल होता है ये कैजुअल होता है, रैंडम होता है, जैसे नॉर्मली हम अपने लोगों के साथ रहते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन चैनल, बेस्ड ऑन चैनल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप। डायरेक्ट में क्या है, फेस टू फेस वर्सेस मीडिएटेड। ठीक है, डायरेक्ट, फेस टू फेस, डायरेक्ट, कोई दो इंडिविजुअल हो वो डायरेक्ट फेस टू फेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड इनडायरेक्ट, मीडिएटेड, मतलब किसी तीसरे इंसान को लाकर, ठीक है, कि कोई एक मीडिएटर है जो किसी दो लोगों का कम्युनिकेशन जो होता है कम्युनिकेट करवा रहा है किसी दो लोगों को। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन चैनल हो गया। ठीक, बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, ठीक, बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन में आ गया ओरल एंड रिटन, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने भी जो भी मैसेज है जो भी हम देना चाहते हैं, बोल के, ओरल या रिटन लिख के, ठीक है, किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्पोकन वर्सेस डॉक्यूमेंटेड, ये इसके की फैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये कुछ जो होते हैं टाइप्स हो गए। टाइप्स में जो होते हैं उसके सब टाइप्स हो गए। ठीक, सब टाइप्स में उसके क्या की फैक्टर्स है ये उसके हो गए। ठीक है, क्या की पॉइंट्स हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं।
आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कंपोनेंट है, ठीक है, कम्युनिकेशन के बेसिकली जो है इसमें की कंपोनेंट ये है की कंपोनेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ पेशेंट। इसमें दिया गया है कि पेशेंट के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन जो होता है बिल्डअप करना है या रिलेशनशिप उसके साथ बिल्डअप करना है, तो फिर क्या हमें क्या कंपोनेंट अपने माइंड में रखना चाहिए, क्या पॉइंट्स अपने माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आता है ओपन द डिस्कशन। ठीक है, फर्स्ट डिस्कशन को कैसे ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नर्स है, अगर वो किसी भी पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना चाहती है तो क्या होगा, एक ब्रॉड ओपनिंग करेगी, वो इस तरीके के क्वेश्चन पुट करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है अपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे। ठीक है, गैदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अंडरस्टैंड पेशेंट पर्सपेक्टिव, पेशेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आइडिया है उसे लेकर। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन इट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको हो रहा है उसको डीप में उसको एनालिसिस करो, उसको स्टडी करो। ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करना। ठीक, ताकि आप अच्छा जो होता है एक कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सके पेशेंट से। ठीक है, शेयर इन्फॉर्मेशन जहाँ नीडेड है अकॉर्डिंग टू द जो होते हैं पेशेंट राइट को मेंटेन करते हुए। ठीक है, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए। ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना एंड रीच एन एग्रीमेंट ऑन प्रॉब्लम एंड प्लान्स। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम एंड प्लान्स हैं, ठीक है, उस पे जो होते हैं एक तरीके का एग्रीमेंट देना। ठीक, बी एबल टू लिसन, और क्या, हमेशा जो होता है अवेल रहना है एक्टिव लिसनिंग के लिए। ठीक है, दूसरों को सुनने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। तो ये जो होते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने अंदर डेवलप करिए या मेंटेन करके। ठीक है, कोई भी नर्स या हम जो होता है वो पेशेंट के साथ जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का इन नर्सिंग में। ठीक है, तो नर्सिंग फील्ड में विदाउट कम्युनिकेशन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला है हमारा बिल्ड्स नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एनपीआर डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्प्स अंडरस्टूड पेशेंट नीड, पेशेंट की क्या नीड है, एक्चुअल में वो चाहता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उससे अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसका क्या एक्यूरेट है, क्योंकि जब हम अच्छा कम्युनिकेट करेंगे तभी हम उसकी अच्छे से हेल्थ हिस्ट्री जो होता है वो कलेक्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो होता है वो डायग्नोसिस जो होता है वो करेक्ट फॉर्म होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट एंड केयर अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए भी जो होता है वो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एड्स इन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जो होता है एक तरीके से ये हेल्प करते हैं। ठीक, क्योंकि आपके पास जो होता है अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आपके पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होगा। इम्प्रूव टीम वर्क, जो अच्छा कम्युनिकेशन है, ठीक है, हेल्दी कम्युनिकेशन है, तो हम अपने टीम मेंबर्स के साथ भी जो होता है अच्छा रैपोर्ट बिल्डअप कर पाएंगे, अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, जब भी हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो हम उनके लिए एम्पैथी दिखाएंगे। ठीक है, और उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये नर्सेज जो होती हैं इस क्वालिटी का यूज़ करती हैं क्लिनिकल सेटिंग में। हेल्प इन पेशेंट एजुकेशन, ठीक, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो पेशेंट को उनके नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारे जो होते हैं क्लिनिकल एरिया में नर्सेस के बीच में या हेल्थ टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको जो होता है अंडरस्टैंड किया जा सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, और उनको रिजॉल्व किया जा सकता है टाइम पे। ठीक है, प्रमोट्स प्रोफेशनल ग्रोथ, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, ये क्या करता है, प्रोफेशनल ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेल्थ केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जब ये सारे जो होते हैं फैक्टर्स मेंटेन हो जाते हैं, इन सबको फॉलो किया जाता है, तो लास्ट में हमें क्वालिटी जो होता है केयर जो होता है इन क्लिनिकल सेटिंग अचीव होता है। ठीक है, तो इतने सारे जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंस हैं क्लिनिकल सेटिंग में होते हैं नर्सिंग में अच्छी कम्युनिकेशन के। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू हो गया है कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड सोसाइटी। ठीक है, कैसे जो होता है हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं क्लाइंट के साथ और सोसाइटी के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इंट्रोडक्शन बेसिकली वही बता रहा है, बिल्डिंग रिलेशनशिप मीन्स डेवलपिंग ट्रस्टफुल, ठीक है, ट्रस्टफुल, रिस्पेक्टफुल एंड मीनिंगफुल कनेक्शन विद इंडिविजुअल, पेशेंट और ग्रुप।
ठीक है, मतलब यही है कि उनके साथ ट्रस्टफुल जो होता है रिलेशनशिप बिल्डअप करना, कैसे हम उनके साथ मेंटेन करते हैं, तो बेसिकली क्या है, यही है। इन सॉफ्ट स्किल्स इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। ये जितने भी सॉफ्ट स्किल्स हैं इनका यूज़ करके जो होता है हम पेशेंट के साथ या फिर सोसाइटी में जो होता है उनको इफेक्टिव जो होता है इफेक्टिव रिलेशनशिप जो होता है वो बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब सबसे पहले जो होता है आगे हमारा, पहला हम इसको पढ़ते हैं, रिलेशनशिप विद पेशेंट। कैसे हम पेशेंट के साथ जो होता है एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। मीनिंग में आ गया, रिलेशनशिप विद पेशेंट रिफर्स टू ए प्रोफेशनल थेराप्यूटिक एंड गोल ओरिएंटेड, ठीक है, बॉन्ड। मतलब क्या है कि पेशेंट के साथ जो भी हम जो होता है रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, वो थेराप्यूटिक टाइप का होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, इस पे बेस्ड होना चाहिए। दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग द पेशेंट फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, जो कि लास्ट में क्या करेगा, पेशेंट के केयर प्रोवाइड करने को जो हेल्प करेगा और उनका ओवरऑल वेलबींग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिक इसका मीनिंग यही हो गया। अब हम समझते हैं एसेंशियल एलिमेंट फॉर गुड रिलेशनशिप विद पेशेंट। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कोई भी नर्स जो होता है वो फॉलो करके वो एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकती है पेशेंट के साथ इन क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप करना। ठीक है, पहले तो पेशेंट भरोसा करेगा तभी आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। रिस्पेक्ट बिल्डअप करना। ठीक है, रिस्पेक्ट, जब भी आप उनके डिग्निटी को, उनके राइट्स को क्या करोगे, मेंटेन करोगे, उन्हें फॉलो करोगे। ठीक है, तो उन्हें जो होता है रिस्पेक्टफुल एक इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो आप पर ट्रस्ट भी करेंगे और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। एम्पैथी, आप उनके प्रॉब्लम को जितना अच्छा सुनेंगे, जितना अच्छा समझेंगे, ठीक है, जितना अपनी तरह समझेंगे, ठीक, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा पेशेंट के साथ। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप नर्सिंग जो बैरियर होते हैं उनको अवॉइड करेंगे, उतना जो होता है अच्छा जो होता है रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बिल्डअप होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो नर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसी में है, इसी में कुछ और है, कॉन्फिडेंटियलिटी। इसमें क्या है, पेशेंट की प्राइवेसी, उसके राइट्स को कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, उनको ध्यान से सुनना। ठीक, नॉन वर्बल वार्मथ। ठीक, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, नॉन वर्बल वार्मथ ऐसे जो होते हैं लोग के लाइक जो होता है हेड पे थोड़ा सा पैम्पर कर देना, थोड़ा सा जो होता है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर देना इमोशनल। ठीक, गिविंग फुल अटेंशन। ठीक, आई कांटेक्ट, पॉस्चर एंड जेस्चर ऐसे शो करना ताकि उन्हें जो होता है अच्छा फील हो। ठीक, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, मेंटेनिंग थेराप्यूटिक लिमिट्स। ठीक है, प्रोफेशनल, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम जो होता है प्रोफेशनल में है तो आपको मेंटेन करना है बाउंड्रीज को। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं उन्हें शो कर सकते हैं। अपनी प्रोफेशनल एक एथिक्स जो कि बनाई गई है नर्सिंग में उन्हें मेंटेन करना है। ठीक, कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी में क्या है, रिस्पेक्टिंग कल्चरल बिलीफ। ठीक, जो भी उनके कल्चरल बिलीफ्स हैं पेशेंट्स के, उनको क्या करना है, ध्यान से सुनना, समझना और उन्हें रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करो तो आप उन्हें अवॉइड कर दो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। ठीक, इमोशनल सपोर्ट, रीएश्योरेंस एंड इनकरेजमेंट, उन्हें रीएश्योर करना है कि जो होता है उनके ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग, उनके हेल्थ से रिगार्डिंग। ठीक है, और उन्हें इनकरेज करना है ताकि जो होता है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें अपने थेरेपी या ट्रीटमेंट को लेके। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो की एलिमेंट्स है जिनको मेंटेन करके कोई भी नर्स एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकती है विद पेशेंट। ठीक, अब क्या होता है, स्किल क्या नीडेड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्किल हैं जो कि नीडेड हैं इफेक्टिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल हो गया। ऑलरेडी हम जो होता है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आगे हमारा ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा कम्युनिकेशन करो जिसमें जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेशेंट की जो होता है इंफॉर्मेशन मिले, उसमें क्लियरिटी हो, सिंप्लिसिटी हो। ठीक, एंड थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। ठीक है, पैराफ्रेजिंग, वैलिडेटिंग एंड समराइजिंग। ठीक है, थेराप्यूटिक जो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, केयर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, पैराफ्रेजिंग, वैलिडेटिंग एंड समराइजिंग, ये सारे की एलिमेंट्स को जो होता है ध्यान में रखकर जो होता है वो कम्युनिकेशन स्टेबलिश करना ज़रूरी है। बी टाइप इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स में हमारा वही हो गया,
कॉपरेशन, पोलाइटनेस एंड सोशल सेंसिटिविटी, इन स्किल्स को मेंटेन करके वो जो हैं, जो नर्सेज जो हैं, वो अपने टीम मेंबर्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती हैं, पेशेंट की फैमिलीज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती हैं। ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट इससे डेवलप होगा क्लिनिकल सेटिंग में, जिससे पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सी टाइप है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पेशेंट इमोशन। पहले तो खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, खुद पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप पेशेंट के इमोशंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की ये 3 जो होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ठीक, इन क्लिनिकल सेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या पेशेंट का, फिर आप उन्हें रिजॉल्व करने के लिए जो होता है नए नए जो होती टेक्निक होते हैं, मेथड होते हैं, वो यूज़ करेंगे। ठीक, एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी एंड कंपैशन वही है कि मतलब जो होता है पेशेंट को जो होता है प्रॉब्लम को आप समझें, अपनी तरह समझें और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, तो ये हमारे हो गए स्किल्स जो होते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो हमारा आ गया रिलेशनशिप विद सोसाइटी। अब जो होता है किस तरीके से हम सोसाइटी से डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होगा, तो उसमें आ गया एसेंशियल एलिमेंट फॉर गुड रिलेशनशिप विद सोसाइटी। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करके हम जो होता है एक इफेक्टिव रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसमें आ गया सोशल अवेयरनेस। पहले तो सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उन्हें समझना ज़रूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार रखना, ठीक है, एक दूसरे की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना। कल्चरल कॉम्पिटेंसी, कल्चर जो भी मोरल उनके बिलीव्स, उनके नॉर्म्स है, उनके बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप इफेक्टिव जो होता है कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकें। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोगों को इन्वॉल्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को लोगों में इन्वॉल्व करना। ठीक है, ताकि जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो स्टेब्लिश हो सके। ठीक, और आपके पास एक सॉफ्ट स्किल डेवलप हो कम्युनिकेशन की। लीडरशिप एंड टीम वर्क, ठीक है, एथिकल बिहेवियर और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस एंड कोऑर्डिनेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ओपननेस। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स को मेंटेन करके कोई भी जो होता है ह्यूमंस वो सोसाइटी लेवल पे एक अच्छा, एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसी में है स्किल नीडेड फॉर बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो कौन कौन से वो स्किल हैं जो कि यूज़ करके कोई भी जो होता है इंसान जो होता है सोसाइटी में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकता है। तो उसमें आ गया हमारा पहला सॉफ्ट स्किल। ठीक है, सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल में हमारे क्या है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हमारे एम्पैथी एंड लीडरशिप। ठीक है, जितना हमने टाइप्स पढ़े थे वो सारे आएंगे सॉफ्ट स्किल। सोशल स्किल, ठीक है, सोशल स्किल में कोऑपरेशन कैसा है, निगोशिएशन कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये जो हमारी क्वालिटीज़ हैं जिस भी इंसान में ये होंगे वो क्या करेगा, उसके पास अच्छे जो होते हैं सोशल स्किल होगी और सोसाइटी से वो अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएगा। ठीक, कल्चरल कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जितनी भी डाइवर्सिटी मौजूद है इंडिया में, तो कहीं जो होता है डाइवर्सिटी रिच कंट्री है, तो यहाँ पर जो होता है जितनी अच्छी कल्चरल जो होते हैं कॉम्पिटेंसी किसी भी इंसान के पास होगी, वो उतना अच्छा जो होता है सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएगा। नेटवर्किंग स्किल, कनेक्टिंग विद पीपल एंड ग्रुप्स, कितना अच्छा वो लोगों से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है वेरियस ग्रुप्स से। उनकी नेटवर्किंग स्किल्स जो होती है वो भी जो होता है एक जो होता है डेवलप करने में सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप हेल्प करता है। टीम वर्क स्किल्स, ठीक है, वर्किंग इन इंटर प्रोफेशनल टीम, अपने टीम के साथ कितना अच्छा से आप वर्क कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली जो होता है अपना एक जो होता है योगदान दे पा रहे हैं, उस पर भी जो होता है ये स्किल डिपेंड करती है। ठीक है, कि टीम वर्क स्किल जो होती है ये भी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हेल्प करती है। ठीक, एडवोकेसी स्किल, इसमें क्या सपोर्टिंग कम्युनिटी हेल्थ नीड्स,
एडवोकेसी जितना ज़्यादा आप राइट्स के बारे में, लोगों के राइट्स के बारे में अवेयर है, खुद के राइट्स के बारे में अवेयर है, ठीक है, और जितना अच्छा आप उनके राइट्स को लेकर प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो होता है हमारा कम्युनिकेशन जो होगा सोसाइटी के साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारे स्किल्स को हम फॉलो करके जो होता है सोसाइटी के साथ एक अच्छा, एक पॉजिटिव जो होता है कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है, तो हमारा जो होता है कम्युनिकेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, IPR बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज ए psychological bond formed through interaction, communication and mutual understanding between people, ठीक है। बेसिकली ये बता रहा है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच में या एक से कई सारे लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, जो एक कम्युनिकेशन बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ठीक है, ये जो क्या है वो क्या है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के थ्रू, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करना दूसरों के साथ, हमारा क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक, क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स जो होता है इसको 3 में बताया गया है। पहला तो हमारा हो गया सोशल रिलेशनशिप, ठीक। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो मतलब है कि किसी दूसरे से होगा, ठीक है। तो पहला हमारा सोसाइटी लेवल पे आ गया, ठीक है, सोसाइटी लेवल पे, ठीक। दूसरा आ गया हमारा इंटीमेट, इंटीमेट मतलब क्लोज्ड वन से रिलेटेड है ये, ठीक है, किसी क्लोज्ड वन से रिलेटेड है ये, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, ठीक। एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मतलब ये रिलेटेड किससे है, पेशेंट से, ठीक है, ये रिलेटेड है पेशेंट से। तो जो रिलेशनशिप हम सोसाइटी के साथ बिल्डअप करते हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल वेलफेयर के लिए, चाहे किसी भी तरीके के सोसाइटल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो होता है हमारा सोशल रिलेशनशिप होता है। इंटीमेट रिलेशनशिप जो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स से, हमारे जो क्लोज्ड वन होते हैं, जिनसे हम इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो हम बिल्डअप करते हैं रिलेशनशिप, वो हमारा इंटीमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है। और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है जो एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, जो होता है नर्सेस के द्वारा क्लिनिकल सेटिंग्स में जो होता है स्टेब्लिश की जाती है, ताकि पेशेंट को इफेक्टिव केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ये हमारा थेरेप्यूटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है। तो ये हमारे 3 टाइप हो गए, ठीक है। तो हमारे टाइप्स खत्म हो गए। अब आ गया हमारा पर्पज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्यों जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना, हम ये देखते हैं। तो इसमें दिया गया है टू फुलफिल द इमोशनल नीड्स, ठीक है, क्योंकि हर एक ह्यूमन जो होता है उसे जितनी भी बेसिक्स नीड्स होती हैं, जो मैस्लो हायरार्की हमारी नीड्स है, जिसमें बताया गया था कि क्या जो होता है स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं ह्यूमंस की नीड होती है, उसमें जो हमारा लव एंड अफेक्शन था, इमोशनल नीड्स जो थी, उसमें भी बताया गया था। तो फुलफिल जो होता है इमोशनल नीड, ये पूरा होना चाहिए, ताकि क्या है उसका जो होता है जो हारमोनियस इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है स्टेब्लिश करना ज़रूरी है, ताकि आपको प्रॉपर इमोशनल, आपका मेंटल वेलबींग बना रहे, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस लोनलीनेस, इमोशंस जो होते हैं वो आपके जो अकेलेपन को होते हैं उनको कम करते हैं, एंड प्रमोट इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। टू प्रोवाइड सोशल सपोर्ट, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्हें लोगों का जो होता है एक तरीके से सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है, अटैच्ड होते हैं, तो उनका जो हार्मोनियस बैलेंस है, उनका इमोशंस का, उनके मेंटल कंडीशन का, सब कुछ वो बैलेंस रहता है, ठीक है। हेल्प ड्यूरिंग स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस हो गया, इलनेस हो गया, एंड कोई भी इमरजेंसी या क्राइसिस हो गया, उस सिचुएशन में जो होते हैं, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए भी जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन के लाइफ में, ठीक। ऑफर गाइडेंस, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो 3 फैक्टर है, ये सभी हमें जो होते हैं हमारे सपोर्टर्स, यानी हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सराउंडिंग के जो भी लोग हैं जिनसे हमारा इंटरपर्सनल कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, वो हमें ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
फॉर सोशलाइजेशन एंड लर्निंग। अब हम जो होते हैं, ह्यूमन का नेचर क्या है कि ऑब्जर्व करके सीखना। तो जितना ज़्यादा वो सराउंडिंग से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लोगों से कनेक्टेड होते हैं, नई नई विचारों, नए नए आइडियाज़ जो होते हैं वो जानते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए भी जो होता है ज़रूरी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ह्यूमंस की लाइफ में। ये क्या करते हैं, टीच वैल्यूज़, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, रूल्स एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या है, फैमिली एंड पियर्स प्ले ए मेजर रोल। इसमें जो होता है फैमिली और जो हमारे पियर्स ग्रुप्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन में हमें रखते हैं। हम हमेशा उनके क्लोज ऑब्जर्वेशन में होते हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी, हमारा हर एक बिहेवियर, हमारे इमोशन, सब कुछ जो होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में होते हैं, और वो हमें हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा उनसे अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। ठीक है, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब अच्छा हमारा अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है तो हम लोगों से अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, हमारा जो होता है, जो अपॉर्चुनिटी का जो रेंज है वो बढ़ जाएगा, हमें अलग अलग तरीके के जो होते हैं नॉलेज मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, और कई सारे फील्ड में जो होते हैं अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, ताकि हम अपने स्किल्स, जो हमारी कैपेसिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएँ और एक प्रोडक्टिव काम कर पाए। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है इस तरीके से पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हमारे पर्पजेज हो गए जो कि हेल्प करते हैं हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें दिया गया है टू अचीव गोल्स एंड कोऑपरेशन। जो भी आपके गोल्स हैं उनमें जो होता है लोगों की हम अगर सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दूसरों के साथ मेंटेन हो। ठीक है, वर्क एंड प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप हेल्प्स अकॉम्प्लिश टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जितना अच्छा हमारा रिलेशनशिप होगा उतना अच्छा हमें लोगों से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है तो लोगों के साथ जितना अच्छा कम्युनिकेट करके हम काम करते हैं उतना अच्छा हमारा एक टीम स्पिरिट डेवलप होता है। ठीक है, और उतना अच्छा जो होता है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है किसी भी काम की। ठीक, और क्या पर्पज होता है इसका, टू सेटिस्फाई नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। ठीक है, सेटिस्फाई नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, ये भी जो होता है हमारा ह्यूमन रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ह्यूमन बींग्स हैव ए नेचुरल नीड टू कनेक्ट एंड बिलोंग टू ग्रुप्स। ह्यूमन बींग्स का ये नेचर है कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं। मतलब क्या है कि उन्हें ज़रूरत है कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, वो लोगों के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करें कि उनका एक हार्मोनियस बैलेंस हो उनका और उनके इन्वायरमेंट से। ठीक है, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट मिले, उन्हें मेंटल सपोर्ट मिले, इमोशनल सपोर्ट मिले, उनके वर्क लाइफ बैलेंस में उनका जो होता है एक अच्छा करियर डेवलप हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी ह्यूमन के लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, टू प्रमोट मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग, जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़े रहते हैं उतना आप स्ट्रेस जैसी, लोनलीनेस जैसी फीलिंग से जो होता है वो बचे रहते हैं, क्योंकि आप जो भी होता है अपने अंदर की फीलिंग्स, थॉट्स वो लोगों से एक्सप्रेस करते हैं, तो आपके अंदर जो स्ट्रेस जो उससे जनरेट होता है वो नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, उनसे एक हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करें। ठीक है, ताकि आपका ओवरऑल ग्रोथ हो सके। रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है एंड इंक्रीज हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो इसलिए जो होता है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे पर्पजेज हो गए। ठीक है, अब इसमें जो होता है बताया गया है कि कुछ स्किल्स होती हैं जो कि नीडेड होती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए। तो वो कौन सी स्किल्स होती हैं? ठीक है, किसी भी ह्यूमन को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर स्टेब्लिश करना है तो उसके पास क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। पहला होनी चाहिए अटेंटिव लिसनिंग की। ठीक है, अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग का क्या मतलब है कि आपको किसी की बातों को ना केवल ध्यान से सुनना है। ठीक है, उन्हें ध्यान से सुने, उन्हें साथ साथ उनकी बातों को, उनके विचारों को और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व भी करना है। ठीक है, उनके नॉन वर्बल और वर्बल दोनों को जो होता है सुनना है और ऑब्जर्व करना है। ये जो होता है हमारा क्या अटेंटिव लिसनिंग होता है। ठीक, मीनिंगफुल टॉक, आप जो भी बात कर रहे हो उसका एक मीनिंग होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इंटरेस्टेड बनाए ताकि लोग सुने। ठीक है, तो ये जो होता है और हेल्प करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने में। ठीक, नॉन जजमेंटल अप्रोच।
लोगों के लिए जब भी आप कम्युनिकेट करें तो अपना अप्रोच नॉन जजमेंटल रखें। आप उनकी बातों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप सुने और अपने जो होता है आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ को उनके अकॉर्डिंग जो होता है जनरेट करें और उन्हें लोगों के सामने रखें। ऐसा नहीं कि बस मतलब फुल एंड फाइनल एक जजमेंट दे दिया कि हाँ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। नहीं, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस को भी ध्यान में रखकर बातचीत करें और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, लोगों के इमोशंस को, लोगों के फीलिंग्स को, उनकी तकलीफ़ों को अच्छे से सुनना और साथ अपनी तरह समझना। ठीक है, ताकि जो होता है एक एम्पैथेटिक नेचर आप में डेवलप हो, एक काइंड नेचर आप में डेवलप हो। ये भी जो होता है आपकी पर्सनालिटी को एक अलग तरीके से बूस्ट करता है और लोग आपको एक एम्पैथेटिक नेचर के रूप में परसीव करते हैं। ठीक है, तो उनका भी आपसे कनेक्शन, आपसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, अनकंडीशनल आपको केवल अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग केवल बेनिफिट के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, लोगों से जो होता है रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करना चाहिए, बल्कि जेन्युइन, एक जेन्युइननेस होना चाहिए आपके बिहेवियर में, ताकि लोग आपको उसी तरीके से परसीव करें। ठीक है, और अगला क्या है, जेन्युइननेस इन अप्रोच। वही जेन्युइननेस होना चाहिए, मतलब जनरली आपका अगर अच्छा बिहेवियर, काइंड बिहेवियर है तो वो काइंड होना चाहिए। नहीं कि मतलब किसी से बस रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, किसी से एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए आपने एक काइंड नेचर दिखा दिया। नहीं, वो आपका जनरल आपका नेचर होना चाहिए। ठीक है, वो आपका बेसिक नेचर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमंस की पर्सनालिटी में आता है। ठीक, एक्सेप्टिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म जैसे चीज़ों से जो होता है, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और दूसरों की बातें जो आपको हार्म करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, आप उनको एक पॉजिटिव वे में आपको लेना है। ठीक है, ताकि आपके अंदर जो होता है सराउंडिंग को लेके या फिर लोगों को लेके कोई भी नेगेटिव थॉट जो होता है वो जनरेट ना हो। ठीक, तो इस तरीके का स्किल रखना भी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट है रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों के नीड्स को, दूसरों के इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को, जो भी उनके आइडियाज़, ओपिनियन है, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, उतना ही रिस्पेक्ट देना जितना आप अपनी करते हैं। तो ये स्किल भी जो होता है रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हेल्प करता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्किल हैं जिनको जो होता है डेवलप करके कोई भी ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल डेवलप कर सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है बैरियर्स, बैरियर्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ऐसे फैक्टर, बैरियर्स ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, वो स्टैब्लिश करने में हिंड्रेंस करेंगे। वो जो एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है, उसका एक अपोजिट वर्क करेंगे। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सोशल बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, मैंने इसमें से कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं, मैंने कम्युनिकेशन में ऑलरेडी बताया हुआ था कि कैसे ये बैरियर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर तो हो गया आपका बॉडी से रिलेटेड, आपके बॉडी फंक्शंस अगर सही नहीं है तो अल्टीमेटली जो होते हैं वो आपके मूड को या फिर आपके इंटरेक्शन लेवल को, उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर हो गया, इन्वायरमेंटल बैरियर हमारा हो गया जैसे कि हमारे जो होते हैं नॉइज़ हो गया, ये सारे फैक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा स्टिमुलस है इन्वायरमेंट में जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करने देगा, तो इस कंडीशन में जो होता है इन्वायरमेंटल जो होता है बैरियर काम करता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनने में एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है। ठीक, साइकोलॉजिकल बैरियर में हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर में थॉट पैटर्न हो गया, नेगेटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं, आपका परसेप्शन कैसा है। ठीक, आप लोगों को कैसे परसीव करते हैं। तो जो भी हमारा एक मेंटल प्रोसेस है लोगों को लेके, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये साइकोलॉजिकल हो गया। कोई मेंटली इल है, ठीक है, डिप्रेशन में है या कोई मैनिक पीपुल है, ऐसा कोई हो गया तो फिर उसका जो एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करने का जो कैपेसिटी होगा वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होगा। तो ये जो होता है एक बैरियर की तरह काम कर सकता है। सोशल बैरियर, सोशल बैरियर में हमारे आगे सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए, उनके मोरल वैल्यूज़ हो गए और
जो होते हैं, जो मॉडर्न थॉट जो डेवलप हो रहा है, मॉडर्न थॉट्स उनके, उन दोनों के बीच में जब हारमोनियस बैलेंस नहीं होगा तो ये भी एक तरीके का बैरियर का काम करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डअप करने में। ठीक, कल्चरल बैरियर में जो होता है, वेरियस कल्चर्स के लोग रहते हैं इंडिया में, अगर उनमें आपस में बैलेंस नहीं है, अब वो अपने थॉट्स को लेके चल रहे हैं, हम अपने थॉट्स को लेके चल रहे हैं, अगर वो उनमें कोई बैलेंस नहीं होगा तो फिर वो भी इंटर रिलेशनशिप जो होता है वो मेंटेन करने में जो होता है एक तरीके का बैरियर का काम करेगा। ठीक, सिमेंटिक जो हो गया, सिमेंटिक बैरियर हमारा हो गया लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानते हैं, लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानते हैं। लैंग्वेज बैरियर, अब हमारा इंडिया जो होता है वो जितना ज़्यादा कल्चर रिच है उतना ही ज़्यादा लैंग्वेज में डिफरेंस है। ठीक है, हर एक स्टेट में, हर एक इनफैक्ट जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट तक जाते जाते ही लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं होगी लोगों को तो लोग एक दूसरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में ये एक बड़ा कारण होता है। ठीक है, एक बड़ा कारण होता है कि वो एक बैरियर की तरह काम करे। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो होता है ये बेसिकली हमारा रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं वेरियस फंक्शंस करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो लॉज हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, और उनके जो मेंबर्स हैं वो कितना अच्छा फॉलो कर रहे हैं, वो कितना अच्छा उसे अडॉप्ट कर, अगर बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं फॉलो कर पाए, तो ये भी जो होता है लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए रोकता है। ठीक है, एक दूसरे से, तो एक तरीके से ये भी जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, एक सिचुएशन ये भी कर सकता है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन में मैंने बताया था कि क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, कैसे जो होता है मैसेज जो होता है वो चैनल के थ्रू वो सेंडर के पास जाता है, कैसे इनकोडिंग होती है, कैसे डिकोडिंग होती है और फीडबैक आता है। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेसेस में अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या होगा, एक तरीके का जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिस जो एस्टेब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए उसमें एक बैरियर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ बैरियर्स हो गए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। आगे देखते हैं। आगे है हमारा मेजर्स टू ओवरकम बैरियर। अब कुछ तरीके बताए गए हैं कि कैसे जो होता है ये जो मैंने बैरियर ऊपर पढ़ाए उनको कैसे जो होता है कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला मेजर्स टू ओवरकम फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो मैंने बताया उसको कैसे कम करेंगे, तो इसमें दिया गया है द नर्स शुड इंश्योर दैट द पेशेंट इज पेइंग कंप्लीट अटेंशन। मतलब क्या है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि पेशेंट इस हालत में हो कि वो कंप्लीट अटेंशन दे सके। ठीक, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिफोर इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन द नर्स शुड इंश्योर पेशेंट कंफर्ट। ये भी ध्यान देना है कि उसकी बॉडी जो होती है वो कंफर्ट में हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसे पेन हो रहा हो और आप चल रहे हो उसे जो होता है हिस्ट्री कलेक्ट करने, आप उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ना तो वहाँ पर रैपोर्ट बिल्डअप होगा ना ही पेशेंट का अटेंशन होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है ध्यान देना कि जो भी उसका बॉडी का जो होता है कंफर्ट है, जो भी उसका मेंटल कंफर्ट है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक, while initiating communication the nurse should consider retention and recollection abilities of the patient। मतलब कितनी अच्छे से वो अटेंशन दे पा रहा है, ठीक है, और कितने अच्छे से जो होता है वो जो भी आप उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो भी आप बातचीत कर रहे हो, उनको कितना अच्छा जो है वो समझ पा रहा है और अपने आप को जो होता है उसको मेमोराइज कर पा रहा है। तो ये भी जो होता है ये ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना। The nurse should avoid information overload while interacting with the patient। उतना ही इंफॉर्मेशन देना है जितना वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है और मेमोराइज कर पा रहा है, ओवरलोड बिल्कुल नहीं करना है। While interacting the nurse should ensure इंटैक्टनेस ऑफ पेशेंट सेंसरी परसेप्शन। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी पेशेंट से इंटरेक्ट करने जा रहे हो क्लिनिकल एरिया में कि उसका मेंटल लेवल कैसा है, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस कैसा है,
ठीक है, वो एबल है या नहीं आपकी बातों को सुनने या समझने के लिए, ठीक है, सब कुछ जो होता है उसका पूरा बॉडी फिजियोलॉजी असेस करनी है। अगर उनमें कोई भी इम्पेयरमेंट है तो वो कम्युनिकेशन के लिए एबल नहीं है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे मेजर्स हो गए फिजियोलॉजिकल बैरियर को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेजर टू ओवरकम इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर, ठीक है, इनको जो हमारे सराउंडिंग के फैक्टर हैं उनको कैसे हम कम करेंगे। बिफोर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन द नर्स शुड इंश्योर कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, जरूरी है पेशेंट का सराउंडिंग मेंटेन करना जरूरी है ताकि वो कंफर्टेबल हो, ठीक, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। एडुकेट रूम टेम्परेचर एंड लाइटनिंग, इन्वायरमेंट की बात हो गई तो जो भी उसका सराउंड, उसका लाइटनिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं किस पोजीशन में बैठ रहा है, उसके सराउंडिंग के क्या ऑब्जेक्ट्स है, ये सब कुछ इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक। पेशेंट इन्वायरमेंट मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैड ऑर्डर्स, ठीक, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग होनी चाहिए। नर्स एंड द पेशेंट शुड मेंटेन ऑप्टिमम डिस्टेंस, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि एक पर्सनल जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन होना चाहिए एंड मेंटेन प्राइवेसी इन फिजिकल सेटिंग। तो उनका जो होता है सेटिंग, उनका सराउंडिंग में जो उनकी प्राइवेसी है पर्सनल, वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये जो होते हैं कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ जो होते हैं स्टेप्स हैं जिनको हम ध्यान में रखकर जो होता है उनके एनवायरमेंटल बैरियर जो उन्हें कम्युनिकेशन में जो होता है एक बैरियर का काम कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं और इसको हम क्या करते हैं प्रमोट करके एक हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा मेजर्स, ठीक है। अब इसमें आगे हमारा अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सॉरी ये साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑलरेडी हो चुका है। साइकोलॉजिकल बैरियर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साइकी से हमारे रिलेटेड होता है, हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। इसमें हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारे कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, लो सेल्फ स्टीम, परसेप्शन डिफरेंस एंड प्रीजुडिसेस, ठीक है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक, इनको कैसे कम करना है इसको हम देखते हैं। मेजर टू ओवरकम, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, उनमें इतनी इंसाइट होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने जो होता है वेल बीइंग को वो आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये अवेयरनेस जो होता है उनमें डेवलप करना है एंड इमोशनल रेगुलेशन, रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग, जो भी अल्टरेशन होते हैं इमोशंस में जिसकी वजह से मूड अल्टर होता है उन सभी को मेंटेन करना है। कैसे? रिलैक्सेशन जैसे टेक्निक का यूज़ करके, डीप ब्रीदिंग जैसे टेक्निक का यूज़ करके, ठीक। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग जो था हमारा एक स्किल था, ठीक है, एक स्किल था कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करना है, उन्हें रेनफोर्स करना है, ठीक। सो एम्पैथी, एम्पैथेटिक नेचर रखना है ताकि वो क्या हो, इंटरेस्टेड हो सुनने में, समझने में, ठीक। क्लैरिफिकेशन एंड फीडबैक, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको केयरफुली सुनना है और उन्हें जो होता है उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक एप्रोप्रिएट फीडबैक देना है जो नीडेड है उनके लिए। अवॉइड एजम्पशंस, स्ट्रेस रिडक्शन। तो ये सारे जो हो गए मेजर्स हो गए जिनको फॉलो करके जो होता है साइकोलॉजिकल बैरियर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का डेवलप करने में हिंड्रेंस करे उनको कम कर सकते हैं, ठीक। किसी भी पर्सन के लिए, नॉट मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बस पेशेंट एरिया तक लिमिटेड हो, वो किसी भी पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। सोशल बैरियर, सोशल बैरियर में हमारे क्या क्या थे, सोशल स्टेटस डिफरेंसेस, स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, सोशल स्टेटस डिफरेंसेस, सोसाइटी में जो होता है अलग अलग स्टेटस के लोग रहते हैं, ठीक। स्टीरियोटाइप्स हो गए, लैक ऑफ ट्रस्ट, सोसाइटी में जो लोग आपस में रहते हैं उनमें लैक ऑफ ट्रस्ट। सोशल नॉर्म्स, उनके क्या नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंस, और सोसाइटी में जो होता है उनके विचारों में कितना डिस्टेंस है, उनके ओपिनियन में है, और लोग जो होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। तो ये भी जो होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसमें दिए गए हैं। इन सारे फैक्टर पे आपको ध्यान देना अगर सोशल बैरियर की बात आती है। इनको जो होता है ओवरकम करने के लिए क्या तरीका है, बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए काम करना है। प्रमोट इंक्लूसिवनेस, ठीक। अडॉप्ट कम्युनिकेशन टू सोशल कॉन्टेक्स्ट,
जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन बिल्डअप करेंगे लोगों के साथ, उतना अच्छा जो होता है आपका एक सोसाइटी के साथ कनेक्शन बिल्डअप होगा। एंड इनकरेज ग्रुप इंटरेक्शन, लोगों के साथ ग्रुप इंटरेक्शन को जो करना है, प्रमोट करना है, ताकि जो भी डिफरेंसेस, ट्रस्ट इशूज जो भी डेवलप हो रहे हैं वो ना हो। अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग एक तरीके का जो होता है, साइकोलॉजी में एक टर्म है जो होता है मेंटल हेल्थ में, स्टीरियोटाइपिंग जो होता है रेगुलर जो होता है एक तरीके का, सेम रेगुलर मूवमेंट करना, सेम रेगुलर वर्ड का यूज करना, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग एक अलग तरीके का इसमें बोला गया है, ठीक। रिस्पेक्ट सोशल रोल्स, जो भी सोशल रोल्स हैं, जिनके भी सोशल मोरल्स वैल्यूज हैं, उन सभी का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। सोसाइटी में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन एक ह्यूमन का होना चाहिए, उसे जो होता है ज़रूर ही जो होता है अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए एज ए ह्यूमन। यूज़ ओपन बॉडी लैंग्वेज, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है कि लोग जो हो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, इंटरेस्टेड हो आपसे बातचीत करने में, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करने कि लोग ऐसा समझे कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं उनसे बातचीत करने में, ठीक। तो ये तरीका हो सकता है हमारा सोशल बैरियर को कम करने का। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा आ गया इसमें कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं, क्या क्या हो सकता है। लैंग्वेज डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, कस्टम एंड ट्रेडिशन हो सकता है, बिलीफ एंड वैल्यूज, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल टर्म से कैसे हो सकते हैं। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिंदू मुस्लिम्स के हो गए, उनके अपने अपने बिलीफ्स हैं, वो अपने अपने धर्म में अलग अलग तरीके से जो होते हैं काम करते हैं, उनकी जो होते हैं पूजा करने का जो तरीका है उनका अलग है, हिंदूज का अलग है। तो इनमें जो क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, अगर इन दो होते, कभी कभी होता है कि आपस में जो होते हैं कभी सेम त्यौहार पड़ जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम त्यौहार एक ही दिन पड़ जाता है, तो वो अपने तरीके से करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि लोग आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा कॉमनली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो होता है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसमें जो होता है एक तरीके का बैरियर का काम कर सकता है। तो इसको कम कैसे करेंगे ये ज़्यादा ज़रूरी है, देखते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस, लोगों के जो भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको समझना, उसकी सेंसिटिविटी को समझना, उन्हें इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, और अवेयर होना उन सभी के बारे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्न अबाउट अदर कल्चर्स, जो भी दूसरे कल्चर्स हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस वैल्यूज़ बिलीफ हैं उनके बारे में सीखना और नॉलेज गेन करना। यूज़ क्लियर सिंपल लैंग्वेज, जो भी आपका एक क्लियर सिंपल कॉमन लैंग्वेज है लोगों से कम्युनिकेट करने की जो होता है टाइम पे आपको उसका यूज़ करना चाहिए। अवॉइड इथेंटोसेंट्रिज्म, ठीक है। और क्या करना है, क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग मतलब एक दूसरे के साथ जो अदर कल्चर के लोग हैं उनके साथ काम करके जो होता है उनकी बिलीफ को सीखना जो होता है, उनमें खुद को अडॉप्ट करना। यूज़ इंटरप्रिटेटर व्हेन नीडेड, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई लैंग्वेज बैरियर हो रहा है, ठीक है, या फिर जो होता है कल्चर डिफरेंस की वजह से जो होता है बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उस जगह पे आप जो होता है इंटरप्रिटेटर का भी जो होता है यूज़ कर सकते हैं। बी पेशेंट एंड ओपन माइंडेड, पेशेंस एंड ओपन माइंडेड होना है, जजमेंटल नहीं होना है। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स, जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक अच्छा चैनल होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, वो आपको ज़रूर यूज़ करना है। एंड रिड्यूस हायरार्किकल गैप, ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, हायरार्किकल गैप को रिड्यूस करना है, ठीक है, भेदभाव की भावना को जो है वो हटाना है। ये जो होता है बहुत ज़रूरी है हमारा कल्चरल बैरियर में। अब आ गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल में हम आ गए, इसमें क्या दिया गया है, क्या क्या हो सकते हैं इसमें बैरियर। रिजिड हायरार्की, रिजिड हायरार्की, हायरार्की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में मान लीजिए, कॉलेज में भी एक हायरार्की चलती है कि टॉप टू बॉटम, ठीक है। पहले हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, फिर हमारे प्रोफेसर्स आ गए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर आ गया, और उसके बाद हमारे ट्यूटर आ गए। तो ये जो होता है टॉप टू बॉटम जो होता है एक हायरार्की चलती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो कॉलेज में क्या चलती है, इतना ज़्यादा रिजिड हायरार्की है कि कोई जो होता है एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम कह ही नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा,
ठीक, पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, अब जो होता है ऑर्गेनाइजेशन है तो लोगों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए अगर एक जो होता है मीडियम, एक तरीका नहीं बनाया गया उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर क्या होगा, ये भी एक तरीके का बैरियर की तरह काम करने लगेगा। एंड एक्सेस पेपर वर्क, बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क का होना, ये भी बैरियर का काम करेगा, क्योंकि केवल जो होता है रिटन चीज़ों पर बिलीव करेंगे लोग, तो लोगों के जो होते हैं अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग थॉट है, वो लोग एक दूसरे से शेयर ही नहीं करेंगे, तो एक तरीके का ये भी बैरियर हो सकता है। एंड फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सारे मेंबर्स हों, ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारे जो होते हैं ब्रांचेस होंगे, कई कई जगहों पर होंगे, तो क्या होता है फिजिकल डिस्टेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। एंड वर्कलोड, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से भी जो होता है बैरियर हो सकता है। तो ये जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये क्या करेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को उनके मेंबर्स के साथ वो क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो इसमें कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो देखते हैं इसमें। अच्छा हाँ, ये जो पॉइंट है ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का है, ठीक है। रिड्यूस हायरार्किकल गैप, मतलब क्या है हायरार्किकल, जो टॉप टू बॉटम हमारा जो होता है स्ट्रक्चर बनाया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उनमें क्या करना है, इतनी रिजिडिटी नहीं रखनी है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि लोग जो होते हैं अपने ओपिनियन, अपने प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। सिंप्लीफाई रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्हें सिंप्लीफाई, एक जो होता है सिंपल तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है, ताकि लोग जो होता है उसे अच्छे से फॉलो करें, बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किए और बहुत ज़्यादा जो होता है इसके बारे में स्ट्रेस लिए। यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, जो भी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करना है कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि आपके जो भी ये क्या बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंस वाला बैरियर है ये कम हो सके। इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट लीडरशिप, जो भी हमारा जो होता है हायर अथॉरिटी है, हायर मेंबर है, जो भी लीडर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी टीम का, उसके पास जो होना चाहिए एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने सारे मेंबर्स को, अपने जो होते हैं सबको, पूरे ग्रुप को मैनेज कर पाए और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाए। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए सबकी, वर्कशॉप कंडक्ट करवाने चाहिए, ताकि लोग अवेयर रहें और लोगों को नॉलेज हो अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ठीक, स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको इतना फ्रीडम होना चाहिए कि जो भी उनके ओपिनियन है, थॉट है, वो जो होता है इफेक्टिवली जो होता है ईजिली, बिना किसी रिजिडिटी के, वो हायर अथॉरिटी या दूसरे मेंबर्स के सामने जो होता है वो इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाएँ। तो स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होना ही चाहिए। एंड प्रमोट टीम वर्क एंड जॉब रोटेशन, ठीक है, टीम वर्क को, टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। और जॉब रोटेशन का भी जो होता है एक तरीका अपनाना चाहिए, ताकि लोगों को जो होता है अलग अलग सिचुएशन में काम करने के लिए जो होता है एक्सपोजर मिले, और लोग अपना एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव काम कर पाएँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया और उसको ओवरकम करने का मेजर्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खत्म हुआ। अगला हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो क्या है, हमारा सर्वाइवल स्ट्रेटजीज, ठीक है। सर्वाइवल स्ट्रेटजीज का क्या मीनिंग है, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, जनरली हम क्या समझते हैं, सर्वाइवल का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी स्ट्रेसफुल हो, चाहे वो कितना ही ज़्यादा मॉडिफाइड हो, चाहे वो कितना भी ज़्यादा रिस्की हो, उसमें कोई भी पर्सन क्या हो, अडॉप्ट कर जाए, ठीक, अडॉप्ट कर जाए, उसमें सर्वाइव कर जाए। तो उसका मीनिंग हम समझते हैं। सर्वाइवल स्ट्रेटजीज आर साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड बिहेवियरल techniques that help individual manage challenges, maintain mental health, enhance reproductivity, ठीक है, productivity सॉरी, and promote overall well-being। मतलब क्या है इसका कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी क्या है, साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजी कहाँ आ गई, हमारा मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है, हमारा मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड हो गया ये, इसमें सब कुछ आ गया। और बिहेवियर, बिहेवियर कि कैसे जो होता है हम
कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, जो भी लोगों को सामने दिखाई देता है, ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारा बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो होता है, ये टेक्निक्स जो होते हैं इन दोनों पर बेस्ड होते हैं, सर्वाइवल स्ट्रेटजी के टेक्निक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को मैनेज करने के लिए चैलेंजेस, ठीक, मेंटेन करने के लिए उनका मेंटल हेल्थ एंड इनहेंस करने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसलिए जो होता है सर्वाइवल स्ट्रेटजी जो होती है वो बनाई गई है। दे आर इसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, नर्सेस, एम्प्लॉयज एंड पीपल वर्किंग इन स्ट्रेस इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सभी उन लोगों के लिए जो होता है इम्पॉर्टेंट है, जो लोग भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हैं या फिर जो होता है ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। तो ये सर्वाइवल स्ट्रेटजीज के मीनिंग्स हो गए। अगला देखते हैं। अगला आ गया सर्वाइवल स्ट्रेटजीज में क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या आएंगे इसमें, सबसे पहला तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है कि आप जो भी आपके पास टाइम है, जितना भी, हर इंसान के पास 24 आवर का टाइम होता है, पर हर कोई उसे इफेक्टिवली नहीं यूज़ कर पाता है, ठीक है। तो जितना अच्छा आप, जो भी आपके पास टाइम है 24 आवर का, अपने बेसिक काम करने के बाद जो भी आपका टाइम बचता है उसे कितना इफेक्टिवली आप यूज़ कर दे रहे हैं, कितना उसका एक प्रोडक्टिव आउटकम आपके पास आ जा रहा है, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट वही होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। हाउ मच टाइम इज एलोकेटेड स्पेसिफिक टास्क, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कितना टाइम एलोकेट करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी वाइल रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ठीक है। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, मतलब इसका ओवरऑल क्या है कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये बेसिकली क्या है, प्लान करना, किसी भी चीज़ को, कोई भी टास्क है उसको प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, उसको स्टेप वाइज में तोड़ो, ऑर्गेनाइज करो प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। और हर एक टास्क को कितना टाइम लगेगा उसको डिवाइड करो टाइम वाइज, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनाना, ठीक, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट में आता है, ताकि आप किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को टाइम पे अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन टाइम मैनेजमेंट का, ठीक। अगला जो है इसी में प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या जो होता है प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करके जो होता है एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बनाया जा सकता है, टेक्निक स्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी पे बेस्ड जो होता है एक हाइपोथेसिस है, एक जो होता है इसमें दिया गया है कि कैसे जो होता है टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। तो पहला है गोल सेटिंग। अब कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसे लेकर आपको गोल सेट करना ही होगा। तो जो भी आप गोल सेट करते हैं वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, स्मार्ट, जो ये स्मार्ट बताया गया है, ठीक। स्मार्ट, यस फॉर होता है हमारा स्पेसिफिक, ठीक है, ठीक है। यस फॉर होता है हमारा स्पेसिफिक, एम फॉर होता है मेजरेबल। स्पेसिफिक क्या मतलब होना चाहिए, जो भी आप गोल बनाना होना चाहिए वो आपके रिजल्ट को ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब आपको जो रिजल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए, वैसा ही आपको गोल बनाना है। मेजरेबल, मेजर किया जा सके, ठीक है, आप उसमें टाइम डिवाइड कर पाए, ऐसा होना चाहिए। अचीवेबल, ऐसा हो पाए कि, मतलब ऐसा ना हो कि हाइपोथेटिकल आपने बना लिया, नहीं ये हो जाएगा, ऐसा हो कि रियल टाइम पे उसको अचीव किया जा सके। एंड रेलिवेंट होना चाहिए, आपके जो एम है उससे रेलिवेंट होना चाहिए, आपका जो आउटकम है, आपका जो डिजायर है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। एंड टाइम, कितना है, टाइम बाउंड, ठीक है। टाइम बाउंड मतलब जितना स्पेसिफिक जो होता है टास्क के लिए एक टाइम जो होता है लिमिटेड, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 दिन, 2 दिन, जितना डिवाइड किया गया है उस ही डिवाइडेड टाइम में ही आपको उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो होता है स्मार्ट का तरीका फॉलो करके जो गोल डेवलप किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जब भी टाइम मैनेजमेंट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। सेकेंड क्या आ गया इसमें, प्रियोरिटाइजिंग, ठीक है। प्रियोरिटाइजिंग मतलब क्या है इसका, मतलब कि आपको जो होता है इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, ठीक है, उसको क्या करना है, प्रियोरिटाइज करना है, कि मतलब कौन सा काम आपको पहले करना चाहिए, ठीक है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको एक फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है, प्रियोरिटी वाइज। अगला क्या है, प्लानिंग, ठीक है। प्रिपेयर डेली वीकली शेड्यूल
टू डू लिस्ट एंड प्लानर। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा, एक शेड्यूल बना लो आप, एक टाइम टेबल बना लो आप, एक टू डू लिस्ट बना लो कि इतने टास्क मुझे इतने टाइम में खत्म करने हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लानिंग किया जाता है। अगला है टाइम शेड्यूलिंग। ठीक है, जितने भी आपके वर्क हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। एलोकेटिंग फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर एक्टिविटीज, ये हो गया। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल पार्ट, स्टार्ट विथ 5 मिनट रूल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर नहीं करना है, ओवर बर्डन नहीं करना है आपको। जो भी आपका टास्क है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, और सारी पार्ट्स को जो होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट जो होता है देकर उसे शुरू करना है टाइम मैनेज करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है ताकि आप जो होता है लंबे समय तक उसको जो होता है कंटिन्यू रख पाएँ। ठीक, अगला है टाइम ऑडिट। इसमें क्या है, ट्रैक हाउ टाइम इज स्पेंट एंड एडजस्ट हैबिट। ये कब आएगा, जब आप जो होता है जितना भी आपने प्लानिंग कर दिया आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट कर दिया, आप साथ साथ जो होता है आपको ऑडिट करते चलना है कि एक्चुअल में आप जितना टाइम आपने फिक्स किया था उतना ही टाइम आप यूज़ कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा टाइम यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, टाइम ऑडिट एंड डेलीगेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। इसको फॉलो करके हम एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो होता है स्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगला जो है, अगला जो टेक्निक है वो क्या है, कोपिंग विथ स्ट्रेस। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन को जो होता है वो मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट का किया। ठीक है, अब आ गया कैसे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोपिंग करेंगे। ठीक है, कोपिंग का क्या मतलब होता है कि अपने आप को उसमें एडजस्ट करने के लिए, उसमें मेंटेन करने के लिए अपने अंदर अपने साइकी का यूज़ करके क्या करना है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है इन्वायरमेंट के साथ, जो भी आपका सिचुएशन है उसके साथ और खुद के साथ। ठीक है, तो कोपिंग का एक बेसिक मीनिंग हो गया। डेफिनेशन देखते हैं। कोपिंग रिफर्स टू कॉग्निटिव, देखिए कॉग्निटिव की बात आ गई, एंड बिहेवियरल। मतलब क्या है, आपको अपने साइकी, अपने मेंटल लेवल का, अपने थिंकिंग का भी यूज करना है और बिहेवियर का भी यूज करना है। एफर्ट्स टू मैनेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड दैट आर अप्रेज्ड एज स्ट्रेसफुल। मतलब क्या है, जो भी इंटरनल हो गया, इंटरनल आपके खुद के हो गए, ठीक है, नीड्स हो गए, जो भी इंटरनल आपके फीलिंग्स हो गए या फिर कोई अल्टरेशन हो गया, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट, या एक्सटर्नल हो गया जो आपका क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट हो गया रिलेटेड टू जॉब एरिया, कोई भी एरिया मान लीजिए जिसमें आप काम करते हैं। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो भी डिमांड है जो कि स्ट्रेसफुल है उनमें कैसे मैनेज करना है खुद को, ये हमारा क्या है, टेक्निक जो होता है ये कोपिंग टेक्निक होता है। ठीक है, और कैसे हम उनमें मैनेज करते हैं, दो तरीके से, एक तो अपने कॉग्निटिव लेवल का यूज करके, दूसरा अपने बिहेवियर का यूज करके। ठीक है, इन दोनों में बैलेंस स्टेब्लिश करके हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो होता है वो बचते हैं, उनसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोपिंग का डेफिनेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोपिंग अकॉर्डिंग टू द लेजर्स एंड फोल्कमैन। इन्होंने क्या बताया कि कितने टाइप से जो होता है कोई भी पर्सन वो कोपिंग मैकेनिज्म का यूज कर सकता है। ठीक है, पहला है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग मतलब क्या है कि किस तरीके का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग यूज करना। ठीक है, प्रॉब्लम फोकस्ड। इमोशन फोकस्ड कोपिंग, इमोशनल फोकस्ड कोपिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इमोशनल सिचुएशन। ठीक है, इमोशनल नीड के अकॉर्डिंग कैसे कोपिंग करना है, कैसे जो होता है कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा इमोशनल सिचुएशन जिसकी वजह से एक जो होता है स्ट्रेस का सिचुएशन कॉज करता है किसी भी ह्यूमन में, उसमें कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कैसे बैलेंस करना है, वो हमारा आता है इमोशनल फोकस्ड कोपिंग में। एंड अवॉइडेंस कोपिंग, अवॉइडेंस का कोपिंग का मतलब ये क्या है कि जनरली जो होता है उसे टैकल ही नहीं करना, अवॉइड कर देना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे हट जाना, तो ये अवॉइडेंस कोपिंग होता है। एग्जाम्पल है विड्रॉल एंड डिनायल। ठीक है, डायरेक्ट मना कर दो या जो होता है उस सिचुएशन से आप हट जाओ, उस सिचुएशन से भाग जाओ, ये हमारा हो गया अवॉइडेंस कोपिंग। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए। अगला देखते हैं, अगला क्या है कोपिंग टेक्निक में। कोपिंग टेक्निक में अगला इसी में है रिलैक्सेशन टेक्निक।
ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक, इसमें क्या करते हैं हम, डीप ब्रीदिंग हो गया, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योगा। तो ये तो हमारे जो होते हैं रेगुलर बेसिस पे कोई भी ह्यूमन अपने लाइफस्टाइल में क्या करके यूज करके अपना एक बैलेंस, अपना साइकी का बैलेंस, अपने मेंटल लेवल का और फिजिकल लेवल, दोनों लेवल का जो होता है एक बैलेंस मेंटेन कर सकता है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक जो होता है एक तरीके का कोपिंग टेक्निक की तरह यूज होता है। एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब क्या है, आपके थॉट से रिलेटेड, आपके कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड है। इसमें क्या है, चैलेंजिंग नेगेटिव और इरेशनल थॉट, जो भी आपके जो होते हैं थॉट प्रोसेस जो कि नेगेटिव है एक तरीके से, और भी ज़्यादा जो होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें क्या करना है, एक्सेप्ट करके उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करनी है, उनसे अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट कोपिंग करने के लिए तो जितना भी जो होते हैं हमारे क्लोज्ड वन, हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, ठीक है, मेंटोर्स हो गए, जो कि हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी लेवल पे, ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लेवल पे गाइड करते हैं। और कॉलेजेस, इनसे क्या करना है, सपोर्ट लेना है, इनसे अपने जो भी फीलिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनसे शेयर करना है, ताकि जो है जो भी प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रेस कॉज कर रही है वो रिमूव हो सके, ठीक। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस डाइट, स्लीप हाइजीन एंड फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो करके जो होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, इन्हें हम फॉलो करके एक कोपिंग टेक्निक जो होता है डेवलप कर सकते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम बच सकते हैं, ठीक। इसी में अगला है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। इसी तरह है, रिलैक्सेशन टेक्निक में ही आता है, जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को रिफाइन करते हैं, उन्हें समझते हैं, ठीक, और मेडिटेशन करते हैं, तो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप उनसे कोप कर सकते हैं, ठीक। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि कैसे जो होता है टाइम मैनेजमेंट करके स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचा जा सकता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है, आइडेंटिफाई स्ट्रेसर, जो भी स्ट्रेसर है उसे आइडेंटिफाई करो, क्रिएट ऑप्शंस, सोल्यूशन के ऑप्शंस की लिस्ट बनाओ, एंड चूज बेस्ट सोल्यूशन, और जो भी सोल्यूशन बेस्ट हो उनको चूज करके उनको अप्लाई करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ये हमारे हो गए कोपिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक शुरू हो गया, वो है रेजिलेंस, ठीक है। तो रेजिलेंस का क्या मीनिंग होता है, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, रेजिलेंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक, अडॉप्ट एंड रिकवर, बाउंस बैक, अडॉप्ट एंड रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। रेजिलेंस भी एक तरीके का जो होता है, कॉमन में हम समझ लेते हैं कि अडॉप्टेशन है, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आप कैसे उनसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कैसे बाउंस बैक कर पा रहे हैं। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। इसके भी जो होता है स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके जो होता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है। तो उनमें क्या क्या आते हैं, डेवलप ए सपोर्ट नेटवर्क, सपोर्ट नेटवर्क हमने पहले भी कई बार पढ़ चुका है। सपोर्ट नेटवर्क हमारे जो भी क्लोज वन, हमारे फैमिली जो होते हैं, फ्रेंड्स हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, उनसे सपोर्ट लेना है, उनसे जो होता है करना है, अच्छा एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। और स्ट्रेंथन इमोशनल रेगुलेशन, ये भी सेम है, अपने इमोशंस लेवल को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है, ठीक। इससे भी जो होता है वो रेजिलेंस की कैपेसिटी बिल्डअप होती है। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग को क्या करना, आइडेंटिफाई करना और उसको प्यूरिफाई करना और पॉजिटिव थिंकिंग में डेवलप करना, ये भी रेजिलेंस की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक। सेट रियलिस्टिक गोल्स, टाइम मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि रियलिस्टिक गोल जो होता है वो सेट करना है, जो कि क्या करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू चैलेंज, जो भी चैलेंजेस आपके पास होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप मैनेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये भी स्ट्रेस को क्या करेगा, कम करेगा और अडॉप्टेशन रेजिलेंस बढ़ाएगा। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, जो भी आपके पिछले फेलियर्स रहे हैं उनको क्या करना है, लर्न करना है, उनको फ्यूचर में उनको दोबारा क्या करना, रिपीट नहीं करना है। ट्रीट फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। और इससे जो होता है भी एडॉप्टेशन लेवल जो होता है किसी भी ह्यूमन का इंक्रीज होता है। एंड मेंटेन फिजिकल हेल्थ, ठीक है, अपनी बॉडी के हेल्थ लेवल को, अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करके उसे बैलेंस करना है। ये भी जो होते हैं हमारे हो गए रेजिलेंस टेक्निक्स, जो कि किसी भी ह्यूमन में
होनी ही चाहिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसी में अगला टॉपिक है क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, कैसे जो होता है कोई भी ह्यूमन किसी भी ऑक्यूपेशनल या वर्किंग एरिया में अपनी लाइफ को बैलेंस करता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो क्या डेफिनेशन है इसका, वर्क लाइफ बैलेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन हार्मोनी बिटवीन वर्क responsibilities and personal life and ensuring mental, emotional and फिजिकल वेलबींग। मतलब यही है कि आपको वर्क लाइफ और जो होता है पर्सनल लाइफ को इस तरीके से बैलेंस करना है कि आपका हेल्थ लेवल भी बैलेंस रहे और आपका जो एक परफॉर्मेंस है कि क्या बोलते हैं किसी भी वर्क एरिया में वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें कुछ कंपोनेंट है जिनको जो होता है मेंटेन करना जरूरी है वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए। इसको देखते हैं हम क्या है, बाउंड्री सेटिंग। ठीक है, बाउंड्री सेटिंग में क्या है, सेपरेट वर्क टाइम एंड पर्सनल टाइम। मतलब वही है जो भी आपका पर्सनल टाइम है वो आपको पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करना है, और जो भी आपका वर्क टाइम है उसको जो होता है वर्क टाइम के लिए इफेक्टिवली यूज़ करना है, ताकि दोनों आपस में क्या करें, हिंड्रेंस ना करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है बाउंड्री मेंटेन करना। टाइम फॉर सेल्फ केयर, खुद की केयर जो ज़रूर करनी है अपने जो होता है पर्सनल टाइम पे, ताकि जो भी वर्क की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है वो ना हो। स्लीप, हॉबीज एंड रिक्रिएशन, ठीक है, इनको मेंटेन करना है। हेल्दी वर्क पैटर्न, हेल्दी वर्क पैटर्न जो भी आपका वर्किंग जो फैक्टर है, जो भी आप काम करते हैं एक तरीके से हेल्दी तरीके से उसे बिल्डअप करना है। ठीक है, ताकि आपका मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल दोनों हेल्दी हो। अवॉइड ओवर वर्किंग, लॉन्ग शिफ्ट एंड बर्नआउट, ये मेंटेन करके आप एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स, शिफ्ट स्वैपिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि आपको वर्क में इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक नहीं होना है। मतलब वही है, इतना ज़्यादा ओवरलोड वर्क ओवर काम नहीं करना है कि वो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने लगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, जिसको फॉलो करके जो होता है कोई भी ह्यूमन एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस कर सकता है। ठीक, स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी इसके लिए, तो स्ट्रेटजीज में है सेट प्रायोरिटी, वही है सेम जैसा मैंने पहले ही बताया, कोई भी काम करने के लिए उसको प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि बिना स्ट्रेस कॉज किए उसको इजीली मैनेज किया जा सके। ठीक है, इसेंशियल टॉक्स, अवॉइड अननेसेसरी वर्कलोड। ठीक, लर्न टू से नो, ओवर वर्क ना करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे लोग भी आके आपको बोल जाते हैं कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। सिंपल बोलना है, जो आप कर सकते हैं उतना ही करो, वरना नो बोलो। ठीक है, टेक ब्रेक्स, टाइम पे आपको ब्रेक लेना है, इतना ज़्यादा बर्नआउट नहीं करना है कि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो उससे इफेक्ट होने लगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी। और क्या है इसमें, यूज सपोर्ट सिस्टम, वही सेम, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उन्हें क्या करना है, अपने सपोर्ट सिस्टम से क्या करना है, शेयर करना है। इंगेज इन रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ वही है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उसमें आपको रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है ताकि स्ट्रेस कम हो। डिजिटल डिटॉक्स, इसमें क्या बताया गया है, रिड्यूस स्क्रीन टाइम आफ्टर वर्क आवर्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोगों को ज़रूरी है कि वो जो होता है उससे थोड़ा कट ऑफ हो। ठीक है, रिलैक्स करें, बहुत ज़्यादा जो होता है स्क्रीन पर काम करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट विथ बाउंड्रीज, ये जो होता है बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा जो होता है टाइम मैनेजमेंट और बाउंड्री को आप एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चलाएंगे, उतना ज़्यादा जो होता है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होगा। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल टू द वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। ठीक है, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी पे किस तरीके से जो भी हमारे सॉफ्ट स्किल्स है वो यूज होता है, उसमें क्या क्या है। सॉफ्ट स्किल्स आर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज दैट इनेबल इंडिविजुअल टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन इंटरपर्सनल एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। मतलब वही ये सॉफ्ट स्किल जो भी बिहेवियर हो गया, उसके ये इंटरनल थिंकिंग हो गई। ठीक है, जो भी उसके इंटरनल क्वालिटीज़ उनका यूज़ करके कैसे वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट में बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, उसका इसमें बताया गया है। ठीक है, इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल एनहेंस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सॉफ्ट स्किल जो होता है, सॉफ्ट स्किल का यूज़ करके क्या क्या किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सोशल एडजस्टमेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, एंड एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, और
एंड रिलेशनशिप क्वालिटी जो होगी वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो सॉफ्ट स्किल का यूज जो होता है इन सारे फैक्टर जो कि बताए गए हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो कौन कौन से जो होता है सॉफ्ट स्किल है, टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल ये होते हैं, और जो होता है इनका एक मीनिंग बताया गया, डेफिनेशन, और क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, इसका बेसिक जो की फैक्टर है जो यूज होता है, और एप्लीकेशन वर्क प्लेस और एप्लीकेशन इन द सोसाइटी इस टेबल में बताया गया है क्लियरली। तो मैं एक समरी फॉर्म में आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल में एबिलिटी टू डिलीवर इंफॉर्मेशन क्लियरली यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, मतलब जो भी आपका आइडिया है आप उसको वर्बली या नॉन वर्बली दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाए, वो एबिलिटी होती है हमारी प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, अब इसमें की कंपोनेंट क्या है, स्ट्रक्चर, क्लियरिटी एंड विजुअल एंड कॉन्फिडेंस, मतलब क्या है, ये सारे फैक्टर जो होते हैं प्रेजेंटेशन स्किल के लिए किसी भी ह्यूमन के पास प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे इनका कहाँ यूज होगा, मीटिंग्स में। ठीक है, मीटिंग्स के में होगा, लोग जब कम्युनिकेट करेंगे टीचिंग एंड रिपोर्टिंग में। ठीक है, जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ टीचिंग में। एप्लीकेशन सोसाइटी, ठीक है, एप्लीकेशन इन सोसाइटी, इसमें क्या होगा, पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है, कम्युनिटी अवेयरनेस में। ठीक, तो ये इसका यूज हो गया। अगला जो है स्किल वो क्या है, सोशल एटिकेट। सोशल एटिकेट में क्या था, गुड मैनर्स, एटिकेट का मतलब गुड मैनर्स होता है। ठीक है, तो बिहेवियर गवर्न बाय सोशल नॉर्म्स इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड हार्मोनी, मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग हो वो गुड मैनर्स, वो हमारे सोशल एटिकेट होते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है की फैक्टर, ये कॉन्सेप्ट, पोलाइटनेस। ठीक है, वो गुड मैनर्स में आएगा, पोलाइटनेस आएगा, ग्रीटिंग आएगा, ग्रूमिंग आएगा एंड पर्सनल स्पेस आएगा। ठीक है, तो इन सारे जो होता है फैक्टर्स का यूज वर्क प्लेस में होता है और फिर सोसाइटी में होता है। वर्क प्लेस में क्या, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, आपका एक प्रोफेशनल बिहेवियर डेवलप होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंड रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, और इससे क्या होगा, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सोसाइटी में क्या होगा, सोशल हार्मोनी होगी। ठीक है, क्योंकि हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे एंड कल्चरल रिस्पेक्ट होगा। ठीक, तो इसका यूज सोसाइटी में हो गया। अगला जो है स्किल वो क्या है, टेलीफोन एटिक्वेट। इसका क्या मीनिंग दिया गया है, प्रोफेशनल मैनर्स ड्यूरिंग फोन कम्युनिकेशन, मतलब जब हम फोन पे बात करते हैं तो क्या मैनर होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, पहला तो क्लियर टोन होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग, पोलाइट क्लोजिंग, ये सिंपल सिंपल वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, हैंडलिंग, कस्टमर कम्युनिकेशन, ये हमारा वर्क प्लेस में हो गया। इसका यूज इन सारे फैक्टर्स का, और सोसाइटी में क्या यूज है, इमरजेंसी कॉल्स एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो इन सारे फैक्टर्स का यूज करना है जब हम सोसाइटी में वर्क कर रहे हो और जब हम वर्क प्लेस में वर्क कर रहे हो। तो ये स्किल हो गया हमारा टेलीफोन एटिक्वेट। अगला देखते हैं स्किल। ठीक है, अगला जो सॉफ्ट स्किल है वो क्या है, मोटिवेशन स्किल। ठीक है, मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू इनिशिएट एंड सस्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब क्या है कि एबिलिटी टू इनिशिएट, कोई भी काम शुरू करने की जो एबिलिटी होती है, जो फोर्स होता है, और उसको लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो मोटिवेशन होता है, वो फैक्टर मोटिवेशन होता है। इसका की कंपोनेंट क्या है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आपके इंटरनल फैक्टर यानी इंट्रेंसिक में आपके पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है, एक्सट्रिंसिक आपको जो होता है मोटिवेट करने वाले ऐसे कौन से बाहर के फैक्टर हैं। ठीक, गोल सेटिंग एंड सेल्फ एफिकेसी, तो ये जो कंपोनेंट है इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसका यूज करना है कहाँ पे, वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस में क्या होगा, अगर इसका यूज करेंगे, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, रिड्यूस एब्स्टेंसिज्म। ठीक है, और सोसाइटी में क्या होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और पर्सनल गोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो इस तरीके से मोटिवेशन जो हो गया सोसाइटी और वर्क प्लेस में अपना रोल प्ले करता है। टीम वर्क स्किल क्या होता है, टीम वर्क स्किल कोऑर्डिनेट ग्रुप एफर्ट्स टूवर्ड्स कॉमन गोल्स, मतलब वही है टीम स्पिरिट डेवलप करना लोगों के बीच में, किसी भी ग्रुप के बीच में, ताकि एक इफेक्टिव काम हो सके। अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या फैक्टर मौजूद होने ज़रूरी है, पहला तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होना ज़रूरी है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है, एंड कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन टाइम पे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका वर्क प्लेस पे क्या यूज़ होगा, हेल्थ केयर टीम्स, हेल्थ केयर टीम मेंबर क्या होंगे, उनमें एक कोलाब्रेशन डेवलप होगा, तो इससे जो होता है पेशेंट केयर इफेक्टिव होगा। ठीक,
ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो भी प्रोजेक्ट है, ग्रुप वर्क है, वो इफेक्टिवली क्या होगा, वो कंडक्ट हो पाएगा और उसका एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव वर्क हो पाएगा। ये वर्क प्लेस में हो गया। और इसका सोसाइटी में क्या यूज़ होगा, कम्युनिटी वर्क, जो कम्युनिटी वर्क होंगे वो और भी ज़्यादा इफेक्टिवली होंगे। एंड सोशल इनिशिएटिव, ठीक है, नए नए काम, नए नए इनिशिएटिव जो होते हैं वो सोसाइटी में कंडक्ट कर रहा है ताकि एक सोशल वेलफेयर हो सके। तो ये हमारा हो गया सॉफ्ट स्किल, और ये उसका मीनिंग, वो इसकी कुछ कंपोनेंट और इसका एप्लीकेशन सोसाइटी और वर्क प्लेस पे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये हमारा हो गया सॉफ्ट स्किल खत्म। अब हमारा आ गया सॉफ्ट स्किल का यूज़ हम नर्सिंग में कैसे करते हैं। ठीक है, नर्सिंग में बेसिकली नर्सेज जो होंगी वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब उनके लिए ये जितने भी जो होते हैं सॉफ्ट स्किल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी का हर एक लेवल पे यूज़ होता है। कम्युनिकेशन का मान लीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ होगा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, पेशेंट टीचिंग एंड हैंड ओवर में। ठीक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जब आपको पेशेंट को केयर देना है तब आपको स्टेब्लिश करना है। पेशेंट टीचिंग, पेशेंट को किसी भी चीज़, किसी भी डिजीज से रिलेटेड, किसी भी थेरेपी से रिलेटेड एजुकेट करना है, तब कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ होगा। और हैंड ओवर, हैंड ओवर जब भी आप ओवर कर रहे हैं, आपका वर्क टाइम ओवर हो रहा है, तो लोगों को आप क्या करेंगे, कैसे उन्हें हैंड ओवर करना है, कैसे उन्हें जो भी ड्यूटीज़ हैं उन्हें बतानी है, ये आ गया इसमें। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ होता है नर्सिंग में। अगला जो स्किल है वो इंटरपर्सनल स्किल है। ठीक है, नर्सिंग में इसका क्या यूज़ है, बिल्डिंग रैपोर्ट, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा रैपोर्ट बिल्डअप होगा टीम मेंबर्स के साथ भी और पेशेंट्स के साथ भी, और टीम वर्क होगा और कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल से। और एम्पैथी से क्या होगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होगा, एम्पैथी से होगा इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, आप पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट दे पाएंगे। एंड स्ट्रेस कंट्रोल एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन। तो नर्सिंग में इसका इस तरीके से यूज़ करके एक इफेक्टिव जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होगा, IPR NPR डेवलप होगा, और इफेक्टिव पेशेंट का केयर होगा। अगला जो है वो है क्या, टीम वर्क। ठीक है, तो टीम वर्क जो स्किल होता है ये ज़रूरी है नर्सेज में होना, ताकि वो जो होते हैं, जो भी उनके टीम मेंबर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से भी हैं, उनसे भी कम्युनिकेट कर पाएँ, ताकि वो अल्टीमेटली क्या हो, पेशेंट की केयर इफेक्टिवली हो पाए। जितने भी उनके टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, चाहे वो फिजिशियंस हो गए, चाहे वो फार्मासिस्ट हो गए, कोई भी हो, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारे सॉफ्ट स्किल्स हो गए और उनका नर्सिंग में यूज़ हो गया। ठीक है, और क्या है इसमें, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नर्सेज को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सिचुएशन को जज करने के लिए, ताकि वो इफेक्टिवली टाइम पे डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है, क्लिनिकल डिसीजन एंड पीरियडाइजिंग केयर, ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल मैंने पहले ही बताया, एबिलिटी होती है अपने जो भी थॉट है, ओपिनियन, आइडियाज़ है, उनको इफेक्टिवली प्रेजेंट करना। हेल्थ एजुकेशन, प्रोफेशनल्स एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जब भी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है तब प्रेजेंटेशन स्किल का यूज़ होगा। और जब भी आपको एजुकेशन क्या बोलते हैं, अपना नर्सिंग एजुकेशन जो होता है, कॉन्टिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन, उसमें भी जो होता है प्रेजेंटेशन स्किल का यूज़ किया जाता है। ठीक, सोशल एंड टेलीफोन एटिकेट, पहले मैंने बताया था सोशल एंड टेलीफोन एटिकेट के बारे में। इसमें कैसे यूज़ होगा इसका, प्रोफेशनल बिहेवियर डेवलप करने में, पोलाइट कम्युनिकेशन डेवलप करने में। ठीक, मोटिवेशन स्किल्स। ठीक है, मोटिवेशन स्किल्स का यूज़ करके क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करेंगे। ठीक है, थेरेपीज़ के लिए। और क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे टीम मेंबर्स के बीच में, एंड वर्क डेडिकेशन। ठीक, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का यूज़ करके क्या होगा, एफिशिएंट वर्क लोड हैंडलिंग। जो भी वर्क होगा जो होता है वो इक्वली डिवाइडेड होगा और ऑन टाइम वो कंप्लीट होगा। लीडरशिप स्किल, ठीक है, किसी भी एक नर्स के पास लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, गाइडिंग स्टाफ एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्किल हो गए और ये नर्सिंग में उसका यूज़ हो गया। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल जो होते हैं इनको फॉलो करके कोई भी नर्स जो होता है क्लिनिकल सेटिंग में एक इफेक्टिव, एक हेल्दी, एक थेरापेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है, जो कि उसके वेलबींग के लिए, उसके जो होते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर उसके जो होते हैं आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, और साथ साथ ही पेशेंट के केयर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है सॉफ्ट स्किल चैप्टर यहाँ पर क्लोज हुआ। ठीक है,
सारे जो होते हैं टॉपिक्स कवर्ड हो चुके हैं। तो हम देखते हैं अगला चैप्टर। थैंक यू सो मच।